आखिरकार अब ईरान ने भी इजराइल जंग से कर लिया है किनारा। सबसे बड़ा झटका, ईरान पीछे हट गया है और वो भी खुल्लम खुल्ला। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर, चीन ने रूस के शहरों के नाम बदल दिए। क्या रूस से पंगा लेने के मूड में है चीन, या फिर माओ की धमकी को सच साबित करने में है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों का चीनी नाम रखने के बाद अब चीन का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने 2023 की शुरुआत में आदेश दिया था कि चीन ने सोवियत जमाने में जिन इलाकों को गवा दिया है उनका पुराना चीनी नाम ही इस्तेमाल किया जाए। ये इलाका अब रूस का सुदूर पूर्व क्षेत्र कहा जाता है। इसी इलाके में व्लादिवोस्तोक शहर है जो रूस का प्रशांत महासागर में प्रवेश द्वार है। चीन के इस कदम को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, वो भी तब जब यूक्रेन युद्ध के बाद रूस एक तरह से चीन का जूनियर पार्टनर बन गया है और अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए पुतिन ने शी जिनपिंग से गुहार लगाना शुरू कर दिया है। रूस का व्लादिवोस्तोक शहर रूसी नौसेना के प्रशांत बेड़े का मुख्यालय है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अब इसका नाम हैसेनवई, सखालिन द्वीप का नाम क्यूदोउ कर दिया है। इसके बाद अगस्त महीने में चीन के मंत्रालय ने एक नक्शा जारी किया था जिसमें रूस के विवादित इलाके बोल्शोई यूरोस्की द्वीप को चीन की सीमा के अंदर दिखा दिया। चीन की इस चाल के बाद कई पश्चिमी विश्लेषकों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि रूसी गणराज्य को कई टुकड़ों में बांट दिया जाएगा, ऐसा लग रहा है। इससे हालांकि पश्चिमी देशों का रूसी खतरा भी खत्म हो जाएगा और वो यूक्रेन पर हमले भी नहीं कर सकेगा। रिपोर्ट में रूसी मामले के विशेषज्ञ सुसान स्मिथ पीटर का कहना है कि मैं मानता हूं कि रूस के टूटने का खतरा 9 के बराबर है। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर रूस का फॉर ईस्ट इलाका टूटता है तो इससे पश्चिमी देशों को फायदा होगा या चीन को। उन्होंने कहा कि रूसी क्षेत्र को आजाद घोषित करने पर गंभीर चुनौतियां पैदा हो सकती है, इसके लिए जनता भी तैयार नहीं होगी। रूस के फॉर ईस्ट इलाके में अगर कोई इलाका खुद को रूस से अलग करता है तो चीन इस पूरे मामले में कूद सकता है। चीन या तो उस इलाके पर कब्जा कर लेगा या फिर अपना प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ा लेगा। रूस के फॉर ईस्ट इलाके में अमूर का क्षेत्र आता है जो चीन की सीमा से लगता है। इसी से सटकर व्लादिवोस्तोक भी है। इस इलाके को 19वीं सदी में रूसी जनरल निकोलाई मुराव इव अमूर्स्की ने अपनी ताकतवर सेना और अत्याधुनिक हथियारों के बल पर चीन को हराकर उससे छीन लिया था। इस इलाके को लेकर रूस और चीन के बीच अब भी विवाद बना हुआ है। साल 1969 के दौरान चीन और सोवियत संघ के बीच 7 महीने तक अघोषित युद्ध चला। साल 1991 के बाद चीन और रूस के बीच कई दौर की बातचीत हुई, संधियां हुई और इस सीमाओं को दोनों पक्षों ने पुष्टि की। इन संधियों के बाद भी चीन के सभी गुटों ने इसे स्वीकार नहीं किया। चीन की किताबों में अभी भी ये पढ़ाया जाता है कि चीन को रूस के हाथों 15 लाख वर्ग किलोमीटर इलाका गंवाना पड़ा है। चीन के संस्थापक माओ ने कहा था कि रूस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि वो चीनी क्षेत्रों चोरी है। अब कई रूसी लोगों का मानना है कि चीन रूस के इस फॉर ईस्ट इलाके को अपना उपनिवेश बना सकता है। चीन यहाँ मिलने वाले कच्चे माल जैसे हीरे और सोने का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावे यहाँ पर बड़ी मात्रा में गैस और तेल भी मिलता है जिसकी कीमत अरबों डॉलर है। रिपोर्ट में कहा गया कि इसके बाद चीन यहाँ राजनीतिक कब्जे की ओर आगे बढ़ सकता है। चीन की इस चाल को मात देने के लिए रूस ने भारत के साथ हाथ मिलाया है और अरबों डॉलर का निवेश व्लादिवोस्तोक के आसपास किया जा रहा है। चेन्नई से लेकर व्लादिवोस्तोक तक माल भेजने की शुरुआत हो रही है और इसका हाल ही में ट्रायल किया गया जो सफल रहा। रूस चाहता है कि भारत व्लादिवोस्तोक में सैटेलाइट शहर बसाए ताकि चीन के इस इलाके में बढ़ रहे प्रभाव को रोका जा सके। खैर, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल जहां इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि एक परीक्षण किया गया इस रूट का और ये रूट लगभग सफल दिख रहा है। जल्द ही ऐलान किया जाएगा ताकि भारत और रूस के बीच में अब इसी रास्ते से व्यापार हो सके। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं
वहीं दूसरी तरफ एकदम से अलग से पूरा सीन बदलता हुआ नजर आ रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, हमास के ऊपर अब अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगने शुरू हो गए हैं। अमेरिका हर हाल में हमास को रोकना चाहता है। इजराइल और हमास के युद्ध में लगातार धमकी देने वाला अगर कोई देश था तो वो था ईरान। ईरान पर नकेल कसने के लिए अमेरिका ने महाविनाशक युद्धपोतों का पूरा बेड़ा ओमान की खाड़ी में तैनात कर दिया है। बताया जा रहा है कि दर्जनों फाइटर जेट से लैस यूएसएस आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर, कई अन्य युद्धपोतों के बेड़े को अमेरिका ने ईरान की सीमा से मात्र 300 किलोमीटर की दूरी पर तैनात किया है। इससे पहले ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने हमास को लेकर इजराइल और अमेरिका को चेतावनी दी थी, लेकिन अमेरिकी युद्धपोतों को देखकर अब लगता है उनके भी सुर बदल गए हैं। दरअसल ओआईसी की मीटिंग में जाने के बाद कईयों का दिमाग वापस से जगह पे आ गया है। द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 4 नवंबर को स्वेज नहर के रास्ते फारस की खाड़ी के लिए रवाना हुआ था। इस दौरान ये भूमध्य सागर में इजराइल के पास तैनात यूएसएस गेराल्ड R4 स्ट्राइक ग्रुप के ट्रेनिंग में भी शामिल हुआ था। अब ये एयरक्राफ्ट कैरियर इस सप्ताह अरब सागर में पहुंच गया है। अमेरिकी नौसेना ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर की तस्वीरें जारी की। ये एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ बड़ी संख्या में फाइटर जेट, 2 मिसाइल डिस्ट्रॉयर, 1 मिसाइल क्रूजर और एक अत्याधुनिक सबमरीन भी ईरान की सीमा के पास तैनात है। ये सभी अमेरिकी युद्धपोत हजारों की तादाद में क्रूज मिसाइलों से लैस है। इनकी मदद से अमेरिका ईरान के पूर्वी और मध्य इलाकों में कहीं भी हमला करने की ताकत रखता है। इसके अलावा अमेरिका के पास कई और एयरक्राफ्ट कैरियर और बम वर्षक विमान हैं, जिन्हें उसने रणनीतिक रूप से अहम ईरान के पास तैनात किया है। बताया जा रहा है कि यूएसएस फोर्ड को अमेरिका ने साइप्रस के पास तैनात किया है। इसी तरीके से यूएसएस बतान को लाल सागर, B-1 बॉम्बर को तुर्की में तैनात किया है। अमेरिका ने ये तैनाती ऐसे समय में की है जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने हमास के आतंकी सरगना इस्माइल हानिया को एक सख्त संदेश दिया है। अयातुल्लाह ने हमास चीफ से कहा, आपने हमें इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमलों के लिए कोई चेतावनी नहीं दी। आपके नाम पर हमारा देश युद्ध में कूदने नहीं जा रहा है। ईरानी नेता ने कहा कि हालांकि ईरान हमास को अपना राजनीतिक और नैतिक समर्थन देता रहेगा, लेकिन सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगा। यही नहीं, ईरानी नेता ने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह को भी इस युद्ध में नहीं घसीटा जाए। इससे पहले एक अमेरिकी परमाणु सबमरीन भी खाड़ी देशों के करीब पहुंची थी। ईरान तो यहाँ एकदम से पीछे हट गया। अब ईरान के पीछे हटने के बाद बच क्या गया? यही वजह है कि फलस्तीन के जो राजदूत हैं बार बार भारत को कह रहे हैं कि अब तो रोक दो, अब तुम ही आओ बीच में और किसी तरीके से यहाँ झंझट का निपटारा करो। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।